सुपर से भी ऊपर क्लास आ जाएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, राजस्थान जीके की अपनी 2222 प्रश्नों की सीरीज जो कि चल रही है फिलहाल, और उसकी भाग संख्या 64 आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि डेली अपन 6 बजे पढ़ते हैं, और आज की क्लास 64 नंबर ये वीडियो जो है दोस्तों याद रहेगी आपको। क्या याद रहने वाली है? क्योंकि आज आप 30 में से दोस्तों कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। दोस्तों 30 में से 2 करेंगे या 3 करेंगे या फिर 4 या फिर 5 या 6 7 8, कितने हाईएस्ट दोस्तों 7 से मुश्किल होगा आपको आगे बढ़ना, क्योंकि आज के क्वेश्चन मैंने लिए हैं ऐसे कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और दोस्तों आपके लिए बड़े नए क्वेश्चन हैं। उम्मीद ऐसी करूंगा दोस्तों कि ये क्लास आपके लिए पत्थर का मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि नए क्वेश्चन है, बड़े महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना, चलो सर आगे बढ़ते हैं। और कल का क्वेश्चन दोस्तों आपको इसमें काउंट करना नहीं है, आपको 30 में से कितने सही हो रहे हैं वो बताना है, लास्ट तक बने रहना है, ताकि आपको पता चले कि भाई ऐसे क्वेश्चन भी क्या पूछे जा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराने से, या फिर जयपुर घराने से, या फिर डागर घराने से, या फिर अतरौली। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर था ए ऑप्शन। जिस भी भाई बहन ने ए ऑप्शन किया था बिल्कुल सभी का सही था। आज का पहला प्रश्न शुरुआत कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, यहां से गिनना काउंट करना। योगेश्वर व भट्ट विष्णु किसके दरबार में रहने वाले प्रकांड विद्वान थे? योगेश्वर व भट्ट विष्णु किसके दरबार में रहने वाले प्रकांड विद्वान थे? जल्दी बता दीजिएगा आंसर। महाराणा चैत्र सिंह, मतलब कि राणा खेता, ठीक है ना, राणा खेता। महाराणा हमीर, दोस्तों ये राणा हमीर थे, ठीक है, राणा हमीर थे। और दोस्तों यहाँ पे महाराणा मोकल का भी ऑप्शन है और महाराणा सांगा का भी ऑप्शन है। तो राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर तो बहुत सस्ता है। देखिएगा सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। जो भी भाई बहन सी ऑप्शन बताएंगे उनका ही सही होगा, बाकी का नहीं। दोस्तों मोकल की बात करें तो 1421 से लेकर 1433 तक इनका शासन काल रहा था मेरे दोस्तों। और ये लाखा के पुत्र हुए थे मेरे दोस्तों, लाखा के पुत्र हुए थे, जो कि हंसाबाई से उत्पन्न हुए थे मेरे दोस्तों। हंसाबाई जोधपुर की थी, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान ही है। वैसे आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, और इसका राइट आंसर आपका होगा मोकल हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा? फना वसील व मना जैसे कुशल शिल्पी किस मेवाड़ महाराणा के दरबार में रहा करते थे? फना मना वसील जैसे कुशल शिल्पी किस मेवाड़ महाराणा के दरबार में रहा करते थे? महाराणा छत्र सिंह, महाराणा हमीर और या महाराणा सांगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों देखिएगा जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि विचार तो आ गया होगा कि भाई कौन सा सही करना है ना, आ तो गया होगा। अगर कमेंट लेट आया तो कोई बात नहीं, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। आप क्या कर रहे थे ये पता नहीं। तो देखिए दोस्तों महाराणा मोकल हो जाएगा, महाराणा मोकल। दोस्तों अगर पता है ना तो ये भी चीज़ पता होनी चाहिए थी। इनमें से कोई नहीं है तो दोस्तों ये चीज़ पता होनी चाहिए, कौन नहीं है तो आखिर कौन है, मतलब है ना, तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। महाराणा मोकल दोस्तों एकलिंग जी के इन्होंने मंदिर के चारों ओर परकोटा बनाया था। इन्होंने समिद्धेश्वर मंदिर का जीर्णोद्वार भी करवाया था। तो प्यारे दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, क्या हो जाएगा? नंबर 1913। देखिए दोस्तों 1913 में ये पूछा जा रहा है, आदिवासियों में प्रचलित बहरावे के गहने किस धातु के बनते हैं? आदिवासियों में प्रचलित बहरावे के गहने जो है ना किस धातु के बनते हैं? सोने एल्यूमिनियम के, या फिर चांदी सोने के, या फिर पीतल और कांसे के, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों आदिवासियों में जो प्रचलित बहरावे नाम से इनके गहने बना करते हैं मेरे दोस्तों, बहरावे के। और ये जो है ना मेरे दोस्तों ये कहाँ कहाँ प्रचलित है? अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? उदयपुर में प्रचलित है दोस्तों, बांसवाड़ा में प्रचलित है, और डूंगरपुर में प्रचलित है, और प्यारे दोस्तों चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, ये आदिवासी जिले वैसे मुख्य रूप से। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक प्रचलित है। तो सोने और एल्यूमिनियम के नहीं होगा मेरे दोस्तों, और चांदी और सोने का भी नहीं होगा। तो पीतल और कांसा होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, पीतल और कांसा हो जाएगा। पीतल कांसे की मेरे दोस्तों बात करें, इसके साथ एक एल्यूमिनियम भी ऐड कर लीजिएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इन तीनों धातुओं का दोस्तों बनाया जाता है बहरावे का गहना। तो
तो अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इसमें पीतल, कांसा और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अगर सी ऑप्शन किया तो सही होगा। 1914 में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना। जागीरदारों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था, ये बता दीजिएगा। जागीरदारों से अनेकों कर लिए जाते थे, अनेकों, लेकिन जब ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, इनमें से सही क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। जागीरदारों से लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है दोस्तों, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। मुक्कातो या फिर सूटाबंदी या फिर जो है बाई बराड या फिर मतालबो। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बतला दीजिएगा। मुक्कातो की बात करें मेरे दोस्तों तो मुक्कातो, अब देखिए बता दिया ना आपने आंसर, फिर है जो बाद में मेरे बताने के बाद आंसर आपको मतलब दे सकते हैं, बट आपको काउंट नहीं करना, फिर तो आप बता के दे रहे हैं ना, मेरे बताने के बाद दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, जागीरदारों से लिया जाने वाले कर कहलाता था, डी ऑप्शन मतालबो कहलाता था। ठीक है, तो बाई बराड़ दोस्तों क्या कहलाता है, ये राजकुमारी, जब किसी राजा की बेटी या फिर मतलब कि राज्य की राजकुमारी के विवाह पर, राजकुमारी के विवाह पर दोस्तों प्रजा से जो कर लिया जाता था उसे बाई बराड़ कहा जाता था, और जागीरदारों से लिया जाने वाला कर कहलाता था मतालबो। ठीक है, क्या मतालबो, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। सूटाबंदी का मतलब होता है ऊंट रखने वाले जो किसान हुआ करते थे ना, ऊंट रखने वाले किसान, उनसे एक अलग से कर लिया करते थे, ऊंट रखने वाले किसानों से अलग से कर लिया करते। और दोस्तों जो मुक्कातो है ना, ये किसानों से कर लिया करते थे, किससे, किसानों से जो कर लिया करते थे वो मुक्कातो कहलाता था। तो फिलहाल राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ, नंबर 1915 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जरा ध्यान देना, देश हितैषणी सभा किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, देश हितैषणी सभा किसकी अध्यक्षता में गठित की गई संस्था थी, कर्नल वॉल्टेयर की अध्यक्षता में, स्वामी दयानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, महाराणा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में, महाराणा भोपाल सिंह की अध्यक्षता में। जल्दी बता दीजिएगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिएगा। ये 2 जुलाई 1887 में क्या हुई थी, गठित हुई थी मेरे दोस्तों। वैवाहिक समस्याओं के निदान के लिए इसको गठित की गई थी मेरे दोस्तों। कहाँ पर की गई थी, बोले सर उदयपुर में। तो राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह। क्या हो जाएगा, महाराणा सज्जन सिंह हो जाएगा। सी ऑप्शन को आप सब क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे मेरे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय दोस्तों। 1916 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आकलित राजस्व होगा या सैन्य कर होगा या आयात निर्यात होगा या फिर बेगार होगा। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या मतलब है दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर आप सबका हो जाएगा ए ऑप्शन, आकलित राजस्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आकलित राजस्व हो ही जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात किस जनजाति से संबंधित है। मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात जो है ना, किस जनजाति से संबंधित है। गरासियों से या फिर भीलों से या फिर मीणों से या फिर सहरियों से। राइट आंसर बतला दीजिएगा, क्या ही हो जाएगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात किस जनजाति से संबंधित है। ए ऑप्शन हो जाएगा, गरासिया जनजाति से संबंधित है। गरासिया जनजाति 3 वर्गों में बंटी हुई है दोस्तों, मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात। ठीक है ना, तो गरासिया जनजाति का हो जाएगा। श्रृंगार हार, देखिए दोस्तों, श्रृंगार हार नामक संगीत ग्रंथ की रचना जो है ये किसने की थी, ये आपको बता देना है। श्रृंगार हार नामक संगीत ग्रंथ की रचना जो है किसने की थी। राणा हमीर ने, हमीर देव चौहान ने, महाराणा कुंभा ने या फिर महाराणा अनूप सिंह ने। राइट आंसर बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप सही करने लायक हो मेरे दोस्तों, सही करे जैसा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। और सही जवाब जाएगा तो बी ऑप्शन के साथ जाएगा, हमीर देव चौहान हो जाएगा। बी ऑप्शन हमीर देव चौहान हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हमीर देव चौहान जो कि रणथंभौर के शासक थे मेरे दोस्तों। कहाँ के, रणथंभौर के शासक थे मेरे दोस्तों। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला है कि कानगढ़ किसान आंदोलन किस जिले में हुआ था। कानगढ़ किसान आंदोलन जो है ना, किस जिले में हुआ था मेरे दोस्तों, ये आपको आंसर बताना है। कानगढ़ किसान आंदोलन किस जिले में हुआ था, देख लिया तो अलग बात है, बाकी दोस्तों काउंट करते रहियो। जिसे अपन कहते हैं मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। बीकानेर में कानगढ़ किसान आंदोलन हुआ था। बीकानेर के इस आंदोलन को कांगड़ आंदोलन भी कहा जाता है। क्या, कांगड़ आंदोलन भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ये
रतनगढ़ तहसील का एक छोटा सा गांव है। किसका है? रतनगढ़ तहसील का एक छोटा सा गांव है मेरे दोस्तों, जो कि आपका कानगढ़ गांव है या फिर कांगड़ गांव है। यहाँ पर 1946 में ये आंदोलन हुआ था प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जयनारायण व्यास ने आगे बाढ़ नामक समाचार पत्र कहाँ पर निकाला था? दोस्तों ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा 1920 में कि जयनारायण व्यास ने आगे बाढ़ नामक समाचार पत्र निकाला था, वो कहाँ पर निकाला था? ब्यावर में, सांकड़ा में, जोधपुर में या फिर जयपुर में? जल्दी बता दीजिएगा। जयनारायण व्यास ने आगे बाढ़ नामक समाचार पत्र निकाला था, कहाँ पर निकाला? ये आपके लिए गोल्डन आंसर दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैं कई बार बता चुका हूँ मेरे दोस्तों। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्यावर में इन्होंने ये निकाला था। जिस भी भाई बहन ने सही किया बहुत बड़ी अच्छी बात है, ब्यावर में इन्होंने ये निकाला था दोस्तों, ठीक है ना। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये आता है, भरणी नामक सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? भरणी नामक सभ्यता स्थल जो है ना, ये कौन से जिले में स्थित है दोस्तों बता दीजिएगा। भीलवाड़ा में, राजसमंद में, टोंक में या फिर सीकर में? भरणी नामक स्थान दोस्तों, भरणी नामक स्थान, ठीक है ना। दोस्तों काफ़ी भाई बहने भूल जाते हैं, मैं आपको कई बार पूछता हूँ कांकरोली नामक स्थान कहाँ पर है? बोले सर कांकरोली नामक जो स्थान राजसमंद में है। तो मैंने आपको कई बार ये भी बताया काकोली नामक स्थान कहाँ पर है दोस्तों, काकोली नामक स्थान कहाँ पर है? तो 12 में प्यारे दोस्तों, ध्यान रखें ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो भरणी नामक स्थान किस स्थल जो है ये किस जिले में? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा टोंक जिले में दोस्तों। सी ऑप्शन जिस भी भाई बहन ने बताया उनका राइट होगा, बाकी का नहीं। और अगर किसी ने बताया हो तो ही 1922 हो जाएगा। जालोर का कीर्तिपाल चौहान किसका पुत्र था मेरे दोस्तों? ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। जालोर का कीर्तिपाल जो चौहान था ना मेरे दोस्तों, जैसे कीतु भी कहा गया, क्या? जैसे कीतु भी कहा जाता है, और जैसे आप कह सकते हैं कि भाई कीरत भी कहा जाता है। इसे क्या? इसे कीरत, इन्हें कीरत भी कहा गया है दोस्तों। और इन्होंने 12वीं सदी में क्या किया था? इन्होंने जालोर में चौहानों की नींव रखी थी, इस कीर्तिपाल चौहान ने। तो दोस्तों कीर्तिपाल चौहान किसका पुत्र था? शिवभान का पुत्र, अलहन का पुत्र, बाला प्रसाद का पुत्र या फिर महेंद्र का पुत्र? प्यारे दोस्तों आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप उसके हिसाब से आपको ये देखना कि सही आंसर क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन को आप सब लॉक करेंगे, ठीक है ना। चलो सर ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला है कि जिस प्रकार से दोस्तों आपके कितने क्या सही हो रहे हैं जरूर सही बताइएगा, मैं कमेंट जरूर देख रहा हूँ सबके, ठीक है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? इतना आसान मैंने आपसे क्वेश्चन किया है आज, ये इतना आसान क्वेश्चन किया कि आज ये क्वेश्चन तो आप सही कर ही सकते हैं। संबोली अभिलेख, घटियाला अभिलेख, बीजापुर अभिलेख या फिर अर्थुना अभिलेख? क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? दोस्तों क्या अर्थुना को लॉक करें या फिर घटियाला को लॉक करें? बोले सर घटियाला को लॉक कर दीजिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों घटियाला अभिलेख हो जाएगा। ये घटियाला अभिलेख दोस्तों हमें मिला है एक जैन मंदिर में दोस्तों, जिसे जैन मंदिर को कहा जाता है माता की साल। क्या कहा जाता है? माता की साल कहा जाता है उस मंदिर को मेरे दोस्तों। और वहाँ पर ये लेख मिला है 861 ईस्वी का है वहाँ पर वो शिलालेख। और दोस्तों गुर्जर जो प्रतिहार शासक था जिनका नाम था कक्कुक, क्या नाम था? कक्कुक नाम था, और उनके बारे में इसमें जानकारी मिलती है प्यारे दोस्तों। बरबंद का लेख किस जिले में मिला? बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बरबंद का लेख जो है ना किस जिले में मिला था? चित्तौड़गढ़ में या फिर जोधपुर में या बांसवाड़ा में या फिर भरतपुर में? क्या होगा राइट आंसर? जल्दी बताइएगा। देखिएगा बरबंद का लेख जो है ना किस जिले में? चित्तौड़गढ़, जोधपुर या बांसवाड़ा या फिर भरतपुर? प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये एक फारसी लेख है दोस्तों, और ये बयाना में मिला है। हमें कहाँ पर मिला है? बयाना में मिला है। और दोस्तों 1613-14 ईस्वी का है, मतलब कि जहांगीर के काल का है ये, है ना। जहांगीर के काल का है, 1613-14 ईस्वी का है, तो जहांगीर हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा। कितने सही वे काउंट करते रहियो साहब। अगला प्रश्न है 1925 आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों आज पता चलना चाहिए कि अगर ऐसा प्रश्न आ गया ना तो साहब करके ही आएंगे सारे के सारे। देखिएगा गिलुंड सभ्यता में मिला अवशेष कौन सा है? बता ही देना है आपको राइट आंसर। इतना आसान सा प्रश्न पूछा जा रहा है, देखते हैं कौन क्या बताते हैं मेरे
भाई और बहनें, देखते हैं देखिएगा। गिलोंड सभ्यता में मिला जो अवशेष है, बोले सर गिलोंड कहाँ की सभ्यता है? अरे साहब राजसमंद की सभ्यता है ना गिलोंड, तो सबको जानकारी है साहब, क्या है, सबको जानकारी है मेरे दोस्तों। तो इसमें गिलोंड सभ्यता में मिला, कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। काफ़ी भाई बहनें टूट पड़े हैं सी ऑप्शन के साथ, लेकिन बिल्कुल गलत। अनाज को कूटने का सिलबट्टा दोस्तों गिलोंड में नहीं मिला। बुने हुए वस्त्र का अवशेष यहाँ पर नहीं मिला। तो सर यहाँ पे क्या मिला? यहाँ पे कुछ भी नहीं, इनमें से यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पर क्या मिला है दोस्तों? इनमें से यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, मतलब कि राइट आंसर डी ऑप्शन होगा दोस्तों। यहाँ पर मिला है काले व लाल कलर के मृद भांड यहाँ पर मिले। क्या? काले और लाल कलर के मृद भांड गिलोंड में जरूर मिले। और यहाँ पर एक 100 बाई 80 फीट के आकार के विशाल भवन भी यहाँ पर मिले मेरे दोस्तों गिलोंड में। और दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये जो मिले हुए ना, ये अनाज को कूटने का सिलबट्टा और बुने हुए वस्त्र का अवशेष, ये कहां पर मिले मेरे दोस्तों? ये बालाथल में मिले हैं मेरे दोस्तों। कहां पर मिले हैं? बालाथल में मिले। और बालाथल कहां पर है प्यारे दोस्तों? बालाथल जो है आपका उदयपुर में है। बोले सर शास्त्रीय काल, बिल्कुल सर। अगला प्रश्न नंबर 1926 आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। 1926 में क्या पूछा जा रहा, जरा ध्यान देना मेरे दोस्तों कि कर्नल जेम्स टॉड ने किस जिले के राजमहलों को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया? कर्नल जेम्स टॉड ने किस जिले के राजमहलों को राजस्थान के सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया? तो देखिए जयपुर या फिर उदयपुर या जोधपुर या फिर बूंदी, क्या हो जाएगा राइट आंसर बता दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। जयपुर नहीं होगा, जोधपुर भी नहीं होगा, तो प्यारे दोस्तों बूंदी होगा राइट आंसर। क्या होगा यहाँ पर? बूंदी राइट आंसर होगा। और यहाँ पर अगर बात करें बूंदी के राजमहलों को और बूंदी के राजमहल दोस्तों कहाँ पर बने हुए? तारागढ़ में बने हुए हैं, तारागढ़ किले में। ठीक है, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आता है, अजमेर का अंतिम ब्रिटिश चीफ कमिश्नर जो था ना वो कौन था? अजमेर का अंतिम ब्रिटिश चीफ कमिश्नर जो था ना वो कौन था? हीरानंद रूपचंद शिवदास ने था अंतिम ब्रिटिश चीफ कमिश्नर पूछा जा रहा है। तो हीरानंद रूपचंद शिवदास ने, या फिर रिचर्ड हर्ट किंटिंग, या जॉर्ज वॉन बेरले गिलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या ही हो जाएगा राइट आंसर बता दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को? जॉर्ज वॉन बेरले गिलन हो जाएगा राइट आंसर, जो कि 1942 से लेकर 1944 तक रहे थे मेरे दोस्तों। प्रथम चीफ की बात करें तो ये रहे थे, प्रथम चीफ कौन रहे थे? रिचर्ड हर्ट किंटिंग रहे थे मेरे दोस्तों। ये प्रथम चीफ रहे थे, जो कि 1871 में बने थे सबसे पहले। और भारतीय की बात करें ना कि भारतीय जो थे और अंतिम चीफ थे, तो दोस्तों हीरानंद रूपचंद शिवदास ने। और वैसे अंतिम चीफ भी यही थे, अंतिम चीफ कह लो या फिर भारतीय अंतिम चीफ कह लो। तो ये 1944 से लेकर 1947 तक रहे थे, उसके बाद ये पद हटा दिया गया था। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है, आरोजी और जियोजी किस संत से संबंधित थे एवं उनके अनुयायी थे? क्या हो जाएगा राइट आंसर बता दीजिएगा। हारोजी वे जियोजी किस संत से संबंधित एवं उनके अनुयायी थे? तो राइट आंसर बताना है आपको। जसनाथ जी, जाम्बो जी, संत दादू जी, या फिर संत रामचरण जी। राइट आंसर क्या ही हो जाएगा? तो अपन लॉक करेंगे ए ऑप्शन को, जसनाथ जी को लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को? ए ऑप्शन को। ठीक है, ये जो है ना, ये प्रारंभिक अनुयायी हुए थे आरोजी और जियो जी, ठीक है ना। और जसनाथ जी की स्वयं की बात करें कि भाई ये कब से कब तक रहे थे, तो दोस्तों जसनाथ जी का जन्म होता है 1482 में, 1482 से लेकर 1506 तक होता रहते हैं ये। और इनके बचपन का नाम था जसवंत मेरे दोस्तों, इनके बचपन का नाम जसवंत था। इनके गुरु का नाम जो था वो गोरखनाथ था। क्या? गोरखनाथ इनके गुरु का नाम था। प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपने क्या किया वो आपके ऊपर है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप। 1929 में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लोहा पांगल नामक तांत्रिक का संबंध किस संत से था? लोहा पांगल नामक तांत्रिक का संबंध जो है ना मेरे दोस्तों, देखिए दोस्तों, भैरव राक्षस जो है ना, इसका संबंध किससे? रामदेव से। उसी प्रकार से लोहा पांगल नामक एक तांत्रिक हुआ करता था, उसका संबंध किस संत से है? तो राइट आंसर रामचरण जी, बाबा रामदेव जी, या फिर जसनाथ जी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? काफी भाई बहने सी ऑप्शन, बी ऑप्शन बताएंगे, जबकि वो गलत है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, जसनाथ जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जसनाथ जी से संबंधित है दोस्तों, ध्यान रखना। और इसका अभिमान
नष्ट करके इन्होंने किसने, जसनाथ जी ने इसका लोहा पांगल का अभिमान नष्ट करके इसको ज्ञान प्राप्ति का उपदेश दिया था कि भाई जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। चलिए प्यारे दोस्तों, अब तक आपके कितने सही हुए हैं जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, विजयादित्य किसका पौराणिक काव्य है, बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। विजयादित्य जो है ना मेरे दोस्तों, विजयादित्य जो है ना किसका पौराणिक काव्य है, महाराणा सांगा का, सोमदेव का, विग्रहराज चतुर्थ या फिर हमीर। ये विजयादित्य नामक पौराणिक काव्य है मेरे दोस्तों, और ये जो है ना ये महाराणा सांगा का नहीं है, सोमदेव का भी नहीं है, विग्रहराज का भी नहीं है। राइट आंसर होगा दोस्तों हमीर। हमीर, ये हमीर चौहान की बात करें अपन, हमीर चौहान जो कि दोस्तों कौन है, ये हमीर चौहान है और ये रणथंभौर का शासक हुआ था। हमीर हट जिसे आप कह सकते हैं, हठीलो हमीर है नहीं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बताएंगे। अगला प्रश्न कि कवि जोधराज किसके दरबारी कवि हुआ करते थे। कवि जोधराज दोस्तों जो है ना, इन्होंने लिखा था हमीर रासो। इन्होंने क्या लिखा था, हमीर रासो लिखा था, हमीर रासो लिखा था। ये किसके दरबारी कवि थे दोस्तों, मेवाड़ महाराणा रतन सिंह के, बूंदी महाराव राम सिंह के, या महाराजा जसवंत सिंह के, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, कौन से ऑप्शन को लॉक करें मेरे दोस्तों, जल्दी बता दीजिएगा कौन सी ऑप्शन को लॉक करें। क्या बोलेगा सर डी ऑप्शन। बिल्कुल मेरे दोस्तों, ये थे नीम राणा। नीम राणा में दोस्तों एक हुआ करते थे अधिपति महाराजा। क्या अधिपति महाराजा, जो कि किसी के द्वारा दी गई जागीर थी, वो अधिपति महाराजा जिनका नाम था चंद्रभान सिंह। चंद्रभान के ये क्या थे, आश्रित कवि थे, कवि जोधराज। इन्होंने हमीर रासो लिखा था। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। अगर आपको पता था कि भी इनमें से कोई नहीं है, तो फिर आपको ये पता था क्या कि नीम राणा के अधिपति महाराजा चंद्रभान के कवि ये आश्रित कवि थे। क्या आपको ये पता था? अगर ध्यान था तो बिल्कुल अच्छी बात है, अगर नहीं तो जानकारी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावरी नामक वाद्य यंत्र। देखिए पावरी, फिलहाल पावरी भाई साहब ट्रेंडिंग में है। क्या है, ट्रेंडिंग में है ना। चलो लेकिन दोस्तों देखिएगा यहां पर यह प्रश्न पूछा जा रहा है, पावरी नामक वाद्य यंत्र कथोड़ी जनजाति मुख्यतः रूप से कब उपयोग में लेती है। भाई साहब क्वेश्चन बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। जन्म के समय या फिर विवाह के समय या फिर मृत्यु के समय या फिर इनमें से कोई नहीं। पावरी नामक वाद्य यंत्र है और ये कथोड़ी जनजाति प्रयोग में लेती है। और कब लेती है, कितना अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों, जरा सा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जरा सा ध्यान लगाएंगे तो सही आंसर हो जाएगा। पावरी नामक वाद्य यंत्र दोस्तों जन्म के समय नहीं लेते, विवाह के समय में भी नहीं लेते, ये लेते हैं मृत्यु के समय। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सी ऑप्शन को आप सब लॉक करेंगे। दोस्तों आज की क्लास मैंने आपको बताया, जैसा कि आप 5 से 7 क्वेश्चन सही करेंगे ना, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर मैंने इतने सही किए हैं। दोस्तों ये मृत्यु के समय बजाया जाता है। और पावरी नामक जो वाद्य यंत्र होता है ना, ये कुछ साढ़े 3 फीट लंबा बांस का बना होता है। इसके अलावा भी इसके काफ़ी है, गोरिया है, खोंकरा है, थालीसर वगैरह है। इसी के कथोड़ी जनजाति के ही कुछ वाद्य यंत्र हैं। नंबर 1933 में क्या पूछा जा रहा है, ज़रा ध्यान देना। 1933 में ये है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ भाव भट्ट किसके दरबारी कवि थे। देखिए दोस्तों प्रसिद्ध संगीतज्ञ भाव भट्ट किसके दरबारी थे, ये आपको बताना है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ भाव भट्ट किसके दरबारी कवि थे। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये कल की क्लास में अपने बात कर ली थी, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो हो जाएगा क्या ये क्वेश्चन मिस हो जाएगा। मतलब कि ये क्वेश्चन आपके लिए अभी का है, परसों का क्वेश्चन है आपके लिए ना। तो राइट आंसर महाराजा अनूप सिंह आप सभी कर लेंगे सर, ये तो हमें पता है, आपने कल की क्लास में बताया था। बिल्कुल अनूप सिंह के ये भाव भट्ट मेरे दोस्तों क्या है, दरबारी कवि। याद आ रहा है ना, बिल्कुल वही है। इन्होंने अनूप संगीत लिखा मेरे दोस्तों, अनूप संगीत विलास इन्हीं के द्वारा लिखा गया। बोले सर अनूप संगीत रत्नाकर, हाँ जी रत्नाकर भी देखिए तीर्थ रत्नाकर अलग है। और ये देखिए दोस्तों, देखिए ये जो है ना रत्नाकर, ये क्या रत्नाकर है, अनूप संगीत रत्नाकर, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया। अनूपा कुंज इन्हीं के द्वारा लिखा गया। अनूप सागर भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। बहुत सारे इनके द्वारा लिखे गए। जयपुर में हितकारिणी सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। दोस्तों ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिएगा राइट आंसर। देखिएगा जयपुर में हितकारिणी सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। केसर लाल कटारिया, बालचंद शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री या फिर श्री कपूर चंद पाटनी। दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर बता दीजिएगा,
क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर है ना, मैं आपको बता दूं दोस्तों, हीरालाल शास्त्री क्या थे यहाँ पे हीरालाल शास्त्री तो से साहब प्रेरणा देने वाले कि भाई आप ऐसा करिएगा, ये तो प्रेरणा देने वाले व्यक्ति थे। यहाँ के मंत्री थे केसरलाल कटारिया, मंत्री केसरलाल कटारिया थे। जयपुर में हितकालीन सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो बाल चंद्र शास्त्री की अध्यक्षता में किया गया सर्वप्रथम। दोस्तों बी ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन। क्या पहले से जानकारी थी, बोले सर थी तो नहीं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। राज्य की प्रथम महिला डॉक्टर पार्वती गहलोत बनी थी, बोले सर हाँ बनी तो थी, तो कब बनी बताइएगा। राज्य की प्रथम महिला डॉक्टर पार्वती गहलोत बनी थी मेरे दोस्तों, ये जोधपुर की थी। और ये कब बनी दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर 1920 में, 1924, 1928 या 1940 क्या हो जाएगा। और ये राज्य की ऐसी पहली महिला भी थी जो चिकित्सा करने हेतु इंग्लैंड गई थी, चिकित्सा कोर्स करने हेतु कहाँ गई थी, इंग्लैंड गई थी। ये भी पहली महिला है ऐसी। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर जाएगा 1928 के साथ, मतलब कि सी ऑप्शन को आप क्या कर लेंगे, सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। 1928 में बनी थी। 1936 क्वेश्चन है कि अबोली संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बता दीजिएगा मेरे दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबोली संस्थान की जो है ना, संस्थान की स्थापना की गई। अबोली संस्थान की स्थापना ये किसके द्वारा की गई, ज्ञान सुधा मिश्र के द्वारा, श्रीमती कुशल सिंह के द्वारा, श्रीमती रतन शास्त्री के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा जल्दी बताइएगा। और दोस्तों इन्होंने अगर की ना तो क्यों की थी, क्योंकि देखिए दोस्तों इन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए की, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ। अगर कोई भाई बहन डी ऑप्शन बताए तो ये भी बताइए कि कौन, किसके द्वारा, मंजू राजपाल के द्वारा की गई। दोस्तों मंजू राजपाल के द्वारा की गई। क्या बोले सर मंजू राजपाल वही क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुकी, हाँ वही सर। क्या आदिवासियों की बाईजी कहते हैं जिन्हें, बिल्कुल इन्हें आदिवासियों की बाईजी भी कहते हैं, आदिवासियों की बाईजी भी कहते हैं इन्हें। प्यारे दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉक करेंगे डी ऑप्शन को, ठीक है ना। चलो सर अगला बताओ, अब तो जितने हैं अब पढ़ लेंगे हम तो, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे के सारे हमारे लिए नए हैं। कविता बराला का संबंध किससे है, कविता बराला ये क्या है, कविता ये कोई कविता नहीं, मतलब कि ये एक स्त्री है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ये कविता बराला नाम से स्त्री है, कविता बराला, ठीक है। कविता बराला ये नामक एक स्त्री है। और इसका संबंध किससे है, भारतीय वायुसेना से, भारतीय थल सेना से, क्रिकेट से, या फिर बैडमिंटन से। बोले सर क्या क्वेश्चन है, क्या लाजवाब है। बिल्कुल साहब राइट आंसर जाएगा तो किसके साथ जाएगा दोस्तों, ये है कहाँ की, जयपुर की है। कविता बराला कहाँ की है, बोले सर जयपुर की, ठीक है ये तो पता हो गया। अब ये किससे संबंधित है दोस्तों, भारतीय वायुसेना से संबंधित है, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला नेविगेटर बनी थी। दोस्तों इनका पद होता है नेविगेटर बनी थी, ये पहली भारतीय महिला जो नेविगेटर बनी थी वायुसेना में। तो इतना अच्छा सा क्वेश्चन तो है, बाकी और क्या चाहिए। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। फिलहाल अगला प्रश्न है, गोरेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर है बता दीजिएगा। गोरेश्वर शिव मंदिर, देखो साहब कालेश्वर शिव मंदिर, गोरेश्वर शिव मंदिर है, सालेश्वर शिव मंदिर, कितने सारे, पूर्णेश्वर शिव मंदिर। शिव तो शिव है बस, है ना, अपरंपार है साहब, शिव की लीला ही न्यारी है। गोरेश्वर शिव मंदिर जो है राजसमंद में है, चित्तौड़गढ़ में है, सवाई माधोपुर या फिर उदयपुर, क्या ही हो जाएगा राइट आंसर। प्यारे दोस्तों ये जो है ना, ये ख्वाब देखिए दोस्तों, ख्वास, ठीक है मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, ख्वास जी है ना, ख्वास जी नाम है उसका। ख्वास जी के बाग के पास एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी को मतलब कि पार करके जाना होता है और वहाँ पर वो मंदिर है दोस्तों, गोरेश्वर शिव मंदिर। तो ख्वास जी बाग कहाँ पर है, बोले सर ये सवाई माधोपुर में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर एक पर्वतीय गुफा भी है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो गया। अब दोस्तों गोरजा देवी का महत्व जो है ना किस में है, ये बता दीजिएगा। गोरजा देवी का महत्व, ये क्वेश्चन भी आसान है वैसे, आज की क्लास में आपके लिए 3-4 क्वेश्चन तो आसान भी है वैसे अगर बात करें तो, है ना। गोरजा देवी का महत्व किससे है, भील जनजाति से, गराजिया जनजाति से, मीणा से, या फिर डामोर से, क्या हो जाएगा राइट आंसर। प्यारे दोस्तों गोरजा देवी का महत्व किससे है, किसमें, कौन सी जनजाति में, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, भील जनजाति में। गोरजा देवी, ये भील किसको कहते हैं, ये माँ पार्वती को ही गोरजा देवी कहते हैं। और दोस्तों इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है उदयपुर में गौरी लोकानुष्ठान की धूमधाम होती है बड़ी उदयपुर में, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है साहब। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मधुकेट भरीपू मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है। क्या सर ऐसा नाम सुना नहीं, बिल्कुल सुना नहीं तो आज सुन लीजिएगा।
मधुकैट भरीपू मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में है, राजसमंद में है, उदयपुर में, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर, बता दीजिएगा। मधुकैट भरीपू दोस्तों ये जो है ना, ये क्या है? ये विष्णु मंदिर है। ये ध्यान से देख लीजिएगा, विष्णु मंदिर है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। इसका मूल नाम जो है ना, पहले से जब स्थापना हुई थी ना, इसका नाम था, विष्णु मंदिर का नाम था मधुकैट भरीपू, मधुकैट भरीपू, ठीक है, ये इसका मूल नाम था। ये प्यारे दोस्तों ये बड़गांव में है। कहाँ पे? बड़गांव में, तो राइट आंसर उदयपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन को आप सब ब्लॉक करेंगे। बड़गांव कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? उदयपुर में है। इसकी स्थापना की बात करें कि भी मंदिर की स्थापना कब की गई थी या मंदिर का निर्माण कब, तो दोस्तों 661 ईस्वी, इतना पुराना ये मंदिर है। और वरा सिंह नामक एक सेनापति हुए थे मेवाड़ के, और दोस्तों उनकी पत्नी यशोमती ने इसका निर्माण करवाया था। ये इतना अच्छा क्वेश्चन तो है, और क्या चाहिए है, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर ये थे आपके 1940 तक अपन पहुंचे हैं 2222 प्रश्नों की सीरीज में। जबकि मैं आपसे मेरे दोस्तों बात करूं कि आज जो आपके 30 क्वेश्चन हुए ना, सही से दोस्तों ऑनेस्ट होते हुए आपको बताना है कि भाई आपने कितने प्रश्न सही किए, सही से बताना है ना। अब बाकी ऐसा है कि अगर आप गलत बताएंगे तो आपके फ्यूचर के साथ ही आप खिलवाड़ करेंगे। तो सही से बताना, मुझे पता चले कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो आपने कितने सही किए। और आपको ऐसा लगा नहीं कि आज के राजस्थान जी के हमारे लिए पता नहीं कितना बड़ा है, और मतलब कि हमने इतना कुछ पढ़ा भी नहीं अभी तक, ऐसा नहीं लगा क्या प्यारे दोस्तों? अगर आप कहे ना तो मैं 2222 प्रश्नों की सीरीज जो है ना पूरी की पूरी ऐसी ला सकता हूँ, मतलब कि पूरी की अब जो क्वेश्चन रहेंगे ना 300 समथिंग रह रहे हैं, तो सारे के सारे ऐसे लेकर आ सकता हूँ प्यारे दोस्तों। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं क्या है कि हमें इतनी जो है ना ऐसे क्वेश्चन लगातार लेकर आ गया ना दोस्तों, कभी कभी आपके इजी क्वेश्चन, कभी मिक्स कंटेंट, इस प्रकार से लेकर आ रहा हूँ। अब 2222 प्रश्नों की सीरीज में मिक्स कंटेंट लेकर आ रहा हूँ, मतलब कि टफ भी लेकर आ रहा हूँ और आसान भी, और आपके पढ़े हुए भी, और इम्पोर्टेंट जो कि नए भी लेकर आता हूँ। चलिए प्यारे दोस्तों, तो ये तो थे आपके आज के क्वेश्चन। उम्मीद करूँगा अच्छी लगी होगी क्लास। लास्ट क्वेश्चन में अब बहुत आसान है, बस समझ लीजिएगा ना। विजय स्तंभ कहाँ पर है? मतलब कि आपको गिल्टी फील नहीं होनी चाहिए कि भाई मैंने आज क्या पढ़ा, तो इसकी भरपाई कर लीजिएगा, जितनी भरपाई कर सको ना। ये क्वेश्चन जानबूझ के किए आज की क्लास में, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि सर ये क्वेश्चन कैसे आ गया विजय स्तंभ का। अब मैं जानता हूँ कि सब जानते हैं इसके बारे में, मैं ये जानता हूँ कि इसके बारे में सब जानते हैं, पर मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से कोई ऐसे रहेंगे नहीं जो कमेंट नहीं करेंगे आज की क्लास में। सभी कमेंट करेंगे विजय स्तंभ कहाँ पर है, विवरण सहित बताना है, क्यों बनाया, कितने मंजिला है क्या नहीं है, ये सारा कुछ बताना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। बता दीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा बाहर आके कमेंट सेक्शन में। क्लास कैसी लगी लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ आज शेयर जरूर करें कि आज से ऐसे क्वेश्चन कभी पढ़े क्या राजस्थान जीके में, पूछो उनको ऐसे क्वेश्चन पढ़े क्या कभी राजस्थान जीके में, तो उनको बताइए और वे भी देखें ताकि पता चले। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपना सहयोग और स्नेह बरसाए रखें। धन्यवाद, प्रेम पूर्वक आभार।